तो है ना, जब हमने लंच ब्रेक किया था उससे पहले ये बात कर रहे थे कि भाई अब इसका है ना पठन करना है, और आपकी तरफ से एक प्रस्ताव आया कि है ना थोड़ा पहले समरी कर दें फिर आप पढ़ेंगे, है ना। तो उस पर हम विचार करते हैं कि किस तरह से इसकी समरी की जाए। तो देखिए, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, है ना, उसमें अध्ययन में तो सब कुछ समाया हुआ है। ये जब आप पूरी पुस्तक में जाएंगे तो पूरी अध्ययन प्रक्रिया क्या है इस पे भी प्रस्तुति होगी, है ना। तो जिस तरह से ये पुस्तक को मैंने देखा है ना, वो मेरा देखने का तरीका है, आपका देखने का तरीका एक हो सकता है, पर वो देखने के तरीके के बावजूद भी हम जो वास्तविकता है वो तो एक ही है, वो भिन्न नहीं है ना। मूल बात तो ये है कि हम अगर अस्तित्व में वास्तविकता को पहचानते हैं, अर्थ को पहचानते हैं, तो उसके शब्द तो अलग हो सकते हैं, है ना। लेकिन इस पुस्तक में दर्शन में ज़्यादातर बात को कैसे कहा गया है कि वास्तविकता के लिए निश्चित शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो मैंने इसको ऐसे पाया है कि जो पूरा दर्शन लिखा गया है, चारों दर्शन, वाद, शास्त्र, एक तो मूल वस्तु यानी कि वास्तविकताएं जैसी हैं उनको वैसे एक परिभाषा से वर्णन किया गया है ना, वो मिलेगा आपको। दूसरा, हम परंपरा में कुछ शब्दों का प्रयोग करते रहे, जैसे प्राप्त योग या योग शब्द है ना, लक्षण है, अवलोकन है, आलोक है। ये इन शब्दों को भी फिर जो वास्तविकता बताई गई है उसके अर्थ में उनको परिभाषित किया गया है। मतलब वास्तविकता अलग से नहीं बताई जा रही है। आप देखेंगे कि वास्तविकता आपको कई बार वो रिपीट भी लगेगा, है ना। ऐसा आपको अगर जिन्होंने पढ़ा है, इसका मतलब इन्होंने नहीं पढ़ा है मतलब जब आप पढ़ने जाते हैं तो लगता है ये तो फिर से रिपीट हुआ है। तो उसमें उसका आशय क्या है? उसका आशय है कि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया कि हम कुछ पुराने शब्दों का कुछ अर्थ लिए बैठे रहते हैं, है ना, तो उनको भी सही के अर्थ में परिभाषित किया है। यानी जो वास्तविकताएं, अनुभूतियां हुई, उनको वर्णन कर दिया एक निश्चित शब्दों से, पर अभी भी कुछ शब्द छूटे रह गए हैं तो उन शब्दों को फिर परिभाषित कर दिया। और कई जगह फिर शब्द अनुशासन की भी बात आती है। तो इसी तरह से इन तीन तरह से इसको लिखा गया है। हमारा क्या काम है कि अगर हम पुराने शब्दों में फंसे हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे हमारे, पर मुख्य काम तो यह है कि हमको इसमें जो अर्थ हैं शब्दों से जो परिभाषित हैं वो अर्थ हमको स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो उसको एक, जैसे राकेश भाई ने अध्ययन किया है तो वो एक फ्लो में इस पूरी पुस्तक को देखते हैं, है ना। तो ऐसा कर लेते हैं कि राकेश भाई ने कैसे इस पूरी पुस्तक को देखा है एक बार वो आपके सामने रख देते हैं, है ना। फिर मैं प्रयास करता हूँ कि मानव सहज प्रयोजन को मैं कैसे देखता हूँ, है ना। परंतु इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि एक समरी होना एक अलग बात है, पर समरी से पूरी बात पहुँच जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक एक सूत्र में जो वास्तविकता है उसको तो हमको देखना ही है ना। तो पहले एक बार राकेश भाई ने कैसे इसको देखा है वो आप रख दें भैया। तो जो पुस्तक है इसमें जो चैप्टर्स हैं एक बार उसको देख लेंगे। जैसा कि भैया ने कहा है कि सबका ये अपना अपना देखने का तरीका है ना। तो इस चैप्टर्स का फ्लो कैसे है, कैसे एक के बाद दूसरा चैप्टर आया, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करके 18 चैप्टर कैसे आए, कैसे वो कनेक्ट होता है आपस में, तो ये मैंने अपने तरीके से देखा है। तो आप, हो सकता है कि आप भी अपने तरीके से देखो और कुछ दूसरा आपको फ्लो दिखे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने उसको समझा है, जैसा मैंने देखा है वैसे ही आप भी देख पाओ, है ना। तो ये मेरा अपना ही है। तो वो एक बार मैं फ्लो को रख देता हूँ, तो आप लोग उसको फिर देखिएगा उसको, है ना। तो जैसा कि ये दर्शन की बात है, तो दर्शन का ये है कि किसी ने अस्तित्व को जैसा है वैसा उसको देखा, जैसा उनको दिखा वैसा उन्होंने इसमें लिख दिया।
इसमें और कुछ भी नहीं है, जो वास्तविकता जैसी दिखी वैसा उन्होंने इसमें लिख दिया, जो दर्शन के रूप में हमारे सामने में है। चार दर्शन के रूप में वही चीज़ उन्होंने लिखा, उसके बाद में उसके आधार पे विचार और उसके आधार पे जीने का तरीका जो शास्त्र के रूप में सामने में आता है। तो इस तरीके से दर्शन, वाद और शास्त्र ये होता है। तो सबसे पहला जो है वो मानव व्यवहार दर्शन। मानव व्यवहार दर्शन का जो पहला चैप्टर है सह अस्तित्व। सह अस्तित्व क्या है, मतलब जो भी बात हम करेंगे, जो भी चीज़ हम देखेंगे, वो इस अस्तित्व में जो है उसी को ही हम देखेंगे। जो भी बात करेंगे हम इस अस्तित्व के अंदर में जो है उसी की बात करेंगे, उसके अलावा बाहर कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। चाहे हम कल्पना करें, चाहे इच्छा करें, विचार करें, जो भी करेंगे वो इस अस्तित्व में जो है उसी के बारे में ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरी बात हम नहीं कर सकते। और अस्तित्व कैसा है, अस्तित्व सह अस्तित्व पूर्वक है, जो हमको सह अस्तित्व पूर्वक दिखता है। इसलिए पहला चैप्टर सह अस्तित्व है और ये पूरा अनुभव मूलक विधि से लिखा गया है। किसी ने अनुभव किया और उस विधि से ये पूरा का पूरा फ्लो इसका ऐसा बनता है ये। तो जो भी बात होगी वो अस्तित्व की होगी और वो अस्तित्व सह अस्तित्व पूर्वक है, इसलिए पहला चैप्टर इसका सह अस्तित्व है। ठीक है। दूसरा चैप्टर है कृतज्ञता। तो अब जिस किसी ने भी मुझे इस सह अस्तित्व को, इस अस्तित्व को समझने में सहायता की हो, उन सब के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। तो पहला जो भाव है, पहला जो मूल्य है वो कृतज्ञता होता है, जिसको मौलिक मूल्य भी कहते हैं। कृतज्ञता के बिना कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए दूसरा चैप्टर है कृतज्ञता, कि जिस किसी ने भी मुझे इस अस्तित्व को समझने में सहायता की हो, उन सब के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। तो कृतज्ञता के लिए बात आती है मेरी जागृति और उन्नति में जिन्होंने सहायता की हो, है ना। तो कृतज्ञता की परिभाषा में भी आता है कि जिस किसी ने भी मेरी जागृति में, मेरी उन्नति में सहायता की हो, उन सब के प्रति कृतज्ञता। अब जागृति और उन्नति में क्या फ़र्क है? जागृति और उन्नति दो शब्द आया है, इसमें क्या फ़र्क है दोनों में? हाँ, और कोई? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो जिंदा रहने वाला पार्ट है, अगर किसी ने मुझे कोई स्किल्स सिखा दी तो वो उन्नति है, लेकिन जो जीने वाला पार्ट है वो जागृति की ओर ले जाता है। बढ़िया, बढ़िया। तो देखो, दो लक्ष्य की बात होती है ना। इस दर्शन में दो लक्ष्य की बात कही गई है, एक जीवन लक्ष्य की और एक मानव लक्ष्य की। तो जीवन लक्ष्य क्या है? जागृति, मतलब सुख, शांति, संतोष, आनंद। और मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। तो इसको जागृति और उन्नति के रूप में उन्होंने कहा। तो जिस किसी ने भी मुझे जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य को पाने में सहायता की हो, उन सब के प्रति मेरी कृतज्ञता है। तो ये दूसरा चैप्टर है। फिर तीसरा चैप्टर है सृष्टि दर्शन। अब इस सह अस्तित्व में प्रकृति एक चीज़ है, अस्तित्व में प्रकृति एक चीज़ है, तो उसका अध्ययन है कि प्रकृति क्या है। अब इसमें व्यापक से लेके जड़ चैतन्य इकाइयाँ तक, चारों अवस्थाओं का, उन सब का रूप गुण स्वभाव धर्म का, उनके आचरण का, उनकी उपयोगिता का, उनकी प्रयोजनशीलता का, इन सब का सृष्टि दर्शन में अध्ययन है, कैसे है, क्या है वो। ठीक है। चौथा है फिर मानव सहज प्रयोजन। अब इस प्रकृति की एक इकाई मानव भी है, क्योंकि ये मानव व्यवहार दर्शन है। अच्छा, इस पूरे मध्यस्थ दर्शन में जो 10 किताबें हैं, उन सब में सबकी खास बात ये है कि हर किताब में आपको व्यापक से लेके पूरा आखिरी तक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सबका पूरा डिटेलिंग उसमें मिलेगा। सबके बारे में बात पूरी कही गई है, जब भी कही गई है, पर पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के बारे में फोकस किया गया है। ऐसा नहीं है व्यापक की बात किसी में कही गई है, किसी में नहीं कही गई, या जड़ चैतन्य की इकाइयों की बात किसी में कही है, किसी में नहीं कही। तो हर किताब में आपको सब चीज़ मिलेगा, लेकिन फोकस किसी एक चीज़ में मिलेगा। उसी तरीके से एक किताब, जैसे ये मानव व्यवहार दर्शन है, मानव के व्यवहार के बारे में ये किताब है, लेकिन हर चैप्टर में आपको हर चीज़ थोड़ा थोड़ा सा मिलेगा। व्यापक की बात भी सब में मिलेगी, जड़ इकाइयों की बात भी सब चैप्टर में मिलेगी, पर पर्टिकुलर किसी एक चैप्टर में कोई एक चीज़ फोकस में किया गया है। तो जब भी हम अध्ययन करेंगे तो वो ये चीज़ हमको निकालना है कि फोकस में क्या बात आ रही है, क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। एक चैप्टर में भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी देर में ना ट्रैक चेंज होता है, कभी कोई बात कही जा रही है, अचानक फिर कोई दूसरी बात कही जाती है।
तो वहाँ तक वो भी हमको पकड़ना है कि अभी क्या बात कही जा रही थी, अब क्या बात कही जा रही है, दोनों का आपस में क्या जुड़ाव है दोनों का, कि क्यों ऐसा ट्रैक चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ भी हमको निकालना है। तो जब भी हम अध्ययन करें तो इस दृष्टि से अध्ययन करें कि अब ये कैसे आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। तो जैसा चौथा जो है मानव सहज प्रयोजन, क्योंकि प्रकृति की एक इकाई मानव है, इसलिए मानव की बात उसमें कही गई है मानव सहज प्रयोजन में। अब मानव का प्रयोजन क्या होगा? मानव का प्रयोजन है विश्राम। उसका जो लक्ष्य है वो क्या है? विश्राम। तो विश्राम को पाना ही मानव का प्रयोजन है। और विश्राम कैसे मिलेगा? विश्राम निर्भ्रम होकर मिलेगा। निर्भ्रमता को पाना ही विश्राम की स्थिति है। मेरा भ्रम खत्म हो जाए तो मैं विश्राम की स्थिति में आ जाऊंगा। मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया, मतलब मेरा भ्रम खत्म हो गया। भ्रम खत्म होना मतलब जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में जान लेना। तो वहां पे मुझे विश्राम की स्थिति आ जाएगी। तो ये 5वां चैप्टर विश्राम। फिर 6ठा चैप्टर है कर्म एवं फल। अब उस स्थिति को पाने के बाद मैं क्या करूंगा? तो कुछ कर्म करूंगा और उस कर्म का कुछ फल मिलेगा। विश्राम की स्थिति हो गया, निर्भ्रम हो गया, अब उसके बाद में क्या करूंगा? मैं तो कुछ कर्म करूंगा और कर्म करूंगा तो उसका कुछ फल होएगा। तो ये 6ठा चैप्टर हो गया। ठीक है। फिर 7वां चैप्टर है मानवीय व्यवहार। तब कर्म क्या करूंगा मैं? तो मानव के साथ व्यवहार करूंगा, क्योंकि ये मानव व्यवहार की बात है इस किताब में, इसलिए इसमें फोकस मानव के व्यवहार को दिया गया है, प्रकृति के साथ कार्य को फोकस में नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो फिर मैं मानवीय व्यवहार करूंगा, मानव के साथ में कुछ व्यवहार करूंगा। तो इस तरीके से ये सातों ऊपर के 7 चैप्टर का फ्लो आता है कि अस्तित्व की बात है जो सहअस्तित्व पूर्वक है, जिसने भी मुझे उसको जानने में सहायता की उसके प्रति कृतज्ञता है। अस्तित्व का एक भाग प्रकृति है, इसलिए इसमें प्रकृति की बात है। प्रकृति का एक हिस्सा मानव है, इसलिए इसमें मानव के प्रयोजन की बात है। मानव का प्रयोजन क्या है? तो विश्राम को पाना है, जो निर्भ्रमता से ही मैं पा सकता हूँ। और विश्राम को पाने के बाद मैं क्या करूँगा? तो कुछ कर्म करूँगा जिसका कुछ मुझे फल मिलेगा। तो कर्म का फल मिलेगा और मैं क्या कर्म करूँगा? तो मानव के साथ में व्यवहार करूँगा। तो ये सातों चैप्टर का फ्लो ऐसे हम देख सकते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद जो 8, 9, 10, 11, 12 ये जो 5 चैप्टर हैं, पद पदाति, दर्शन, दृश्य, दृष्टि, क्लेश मुक्ति, योग, लक्षण, लोक, आलोक एवं लक्ष्य। तो जैसा कि भैया ने बताया अभी कि परंपरा में बहुत सारे शब्द ऐसे आए हुए हैं जो परंपरा में प्रचलित हैं और हम इधर उधर पढ़ते भी रहते हैं, हमको अपने परिवारों में सुनने भी मिलता है या कुछ और पढ़े रहते हैं तो वहाँ भी हमको इन सब शब्दों को मिलता है। तो उन शब्दों का प्लेसमेंट है इसमें कोई नई बात नहीं है। शुरू के जो 7 चैप्टर हैं उन्हीं सातों चैप्टर का रिपीटेशन इस 5 चैप्टर में है, अलग शब्दों में है, उनका प्लेसमेंट है। तो निर्भ्रमता जो है, निर्भ्रमता के बारे में ही विस्तार से इन 5 चैप्टर में अलग शब्दों में कहा गया है। इसमें कोई आपको नई बात नहीं दिखेगी इसमें। तो 5 चैप्टर को इसमें इस तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं, है ना। तो जब भी ये 5 चैप्टर को पढ़ें तो इसके पहले के 7 चैप्टर को ध्यान में रखें कि 7 चैप्टर में ऐसी क्या बात थी जिसको इस चैप्टर में इस शब्दों के द्वारा कहा जा रहा है। तो उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं आएगी वहाँ पे। उसके बाद 13वां चैप्टर है मानवीयता। तो अब जैसे ये इतना पढ़ लिए, इतना होने पर अब मानवीयता का स्वरूप क्या होगा, अब मानव के जीने का स्वरूप क्या होगा, मानवीयता का स्वरूप क्या होगा, उसकी बात इसमें आती है 13वें चैप्टर में। फिर है मानव व्यवहार सहज नियम। ऊपर में भी एक यहाँ पे था मानवीय व्यवहार जो 7वें चैप्टर में आया है, मानवीय व्यवहार। 14 चैप्टर में भी मानव व्यवहार सहज नियम ही आया है। तो ये जो था मानवीय व्यवहार था, इसी के बारे में विस्तार से अब इसमें कहा गया है कि संबंध और व्यवस्था के अर्थ में व्यवहार का स्वरूप क्या होगा। मुझे संबंध पूर्वक जीना है और व्यवस्था में भागीदारी करना है, उसके अर्थ में मानव व्यवहार का स्वरूप क्या होगा। तो मानव व्यवहार के स्वरूप को पहले उसमें न्याय के रूप में बताया गया है कि न्याय के रूप में मानव व्यवहार का स्वरूप क्या होगा जब मैं संबंध में जीने जाऊंगा और जब मैं व्यवस्था में जीने जाऊंगा। तो इसकी बात इस चैप्टर में विस्तार से कही गई है। फिर उसके बाद में वही चीज़ सेम मानव सहज न्याय। तो जब मैं संबंध पूर्वक जीऊँगा, मैं व्यवस्था पूर्वक जीऊँगा, तो मानव के व्यवहार का स्वरूप नियम के रूप में क्या होगा। तो पहला तो है नियम के रूप में क्या होगा, फिर है न्याय के रूप में क्या होगा। तो इन दोनों के स्वरूप में उसकी बात कही गई है। 16वां चैप्टर है पोषण एवं शोषण। तो अब जब इस प्रकार से ये पूरा हमको विश्राम की स्थिति आ गई, निर्भ्रम हो गए, मानव के व्यवहार को समझ लिए, न्याय के रूप में समझ लिए, उसको नियम के रूप में समझ लिए, अब ऐसा हम जीने जाएंगे
इस प्रकार से जब हम जिएंगे तो नीति का स्वरूप क्या होगा, किन नीतियों के साथ में हम जिएंगे। अब व्यवस्था की बात यहाँ से चालू हो जाती है ना, व्यवस्था के लिए नीति चाहिए, तो किन नीति के साथ में हम जिएंगे। तो फिर यहाँ पे आता है कि मानव की धर्म नीति और मानव की राज्य नीति। धर्म नीति पूर्वक कैसे जिएंगे और राज्य नीति पूर्वक कैसे जिएंगे। तन मन धन के सदुपयोग की नीति और तन मन धन के संरक्षण की नीति। तो इन दो नीतियों पूर्वक हम कैसे जिएंगे, इसके बारे में विस्तार से 16वें चैप्टर में बात कही गई है। ये सारा हो जाने से हमारी उपलब्धि क्या होगी। अब व्यवस्था भी हो गई, नीति भी तैयार हो गई, अब हमारी उपलब्धि क्या होगी। तो रहस्य से हम मुक्त हो जाएंगे। रहस्य से मुक्त हो जाएंगे इसका मतलब फिर वापस इसमें आ जाएंगे 5वें नंबर पे, निर्भ्रम हो जाएंगे। मतलब आप देखेंगे बार बार घूम के हम ऊपर के 7 चैप्टर में पहुंचेंगे। जो पहले से 7वें चैप्टर है, उसके बाद में नीचे में हर चीज वापस हमको ऊपर से कनेक्ट करेगी। रहस्य से मुक्ति मतलब निर्भ्रम हो जाना, भ्रम से मुक्ति हो जाना। रहस्य से मुक्ति हो गए, निर्भ्रम हो गए, उसकी उपलब्धि सुख शांति संतोष आनंद, हमको जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। ठीक है, जो अल्टीमेट जो फाइनली जो मानव का लक्ष्य क्या है, निरंतर सुखी होना, तो हम वहां तक पहुंच गए। तो इस तरीके से ये पूरा जो 18 चैप्टर है, इसके फ्लो को हम ऐसा देख सकते हैं। ये फिर बता रहा हूँ कि ये मेरा अपना तरीका है देखने का, है ना। आप लोग अपने तरीके से भी इसको देख सकते हैं कैसा है ये। ठीक है, ठीक है भैया। तो जैसे मैंने समझा कि शुरुआत के जो अध्याय है उसमें पूरा सहअस्तित्व दर्शन पर ज़्यादा फोकस किया है। बीच वाले जो अध्याय है उसमें मानवीय व्यवहार पर फोकस किया है, और पीछे वाले जिसमें है जैसे रहस्य मुक्ति वगैरह अध्याय में जीवन क्रियाओं पर थोड़ा फोकस किया है। तो ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ध्यान गया। थोड़ा जल्दी से बता दिया, मैं भी ठीक से नहीं सुन पाया। शुरुआत के जो अध्याय है जैसे सहअस्तित्व, तो वहाँ से फिर अस्तित्व सहअस्तित्व है ये कहने का प्रयास किया, और विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति को इंगित किया शुरुआत में पूरा। ठीक है, फिर जैसे ही मानव सहज प्रयोजन की बात आ रही है तो वहाँ से फिर मानवीय व्यवहार को इंगित करने का प्रयास किया है अभी, है ना। जीवन क्रियाओं को इंगित करने के लिए पिछले अध्याय 17 में बढ़िया दिया है वहाँ पूरा। इसलिए हमने जब शुरुआत में पठन किया था तो हम फ्री फ्लो जाते थे, है ना। ये पठन का जो क्रम हमने अभी सुनिश्चित किया वो पिछले 2-3 महीने में ही हुआ। इससे पहले क्या करते थे हम, चलो आज कौन से टॉपिक पे हमको पठन करना है, तो हम कोई ना कोई टॉपिक लेते थे। तब हमने रहस्य मुक्ति को पहले पढ़ा था उस वक्त, है ना। और उसके साथ साथ संबंधों पे हमारा ध्यान गया था कि मानवीय संबंध क्या कहे, तो सातों संबंध पे हमने चर्चा किया था। तो इस अर्थ में फिर फ्री फ्लो जब किया तब ये जाके थोड़ा निष्कर्ष निकला कि अच्छा, जीवन क्रिया को अगर समझना है अच्छे से तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा का डिटेलिंग कहाँ किया है, तो वो सब रहस्य मुक्ति वाले अध्याय में किया है ना। ये अगर कहीं नहीं जीवन क्रिया में हमको अस्पष्टता है तो अध्याय 17 जो है एकदम बढ़िया है। मतलब अभी जब पठन में भी हम लोग कभी कभी जब कोई ऐसी स्थिति में होते हैं तो रहस्य मुक्ति पढ़ने से बहुत पुलकित हो जाते हैं कि ये क्या लिखा है, मतलब ऐसा बार बार कहने का मन होता था मेरा भी जब पठन करते थे तब। तो इस तरह में कोई अध्याय को हमको ज़्यादा लगाव हो जाता है, जैसे अध्याय 17 से बहुत लगाव हो गया मुझे, तो बार बार पढ़ने का मन होता है रहस्य मुक्ति। ऐसा मेरा थोड़ा सोचना है। ठीक है, ऐसा रहा। आप में से और किसी ने ऐसा? कोई जिगर भाई? अच्छा, कोई और जिन्होंने इसको पढ़ा है और एक फ्लो को देख पाए हों और बताना चाहते हों? जयेश भाई? अच्छा, अभी नहीं। अच्छा, प्रीतम भाई, आपने पढ़ा है? कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ा है ना। तो कंटिन्यूटी में पढ़ने से एक फ्लो को दोनों राकेश भाई ने अलग अलग तरीके से, दोनों ही राकेश भाई हैं, है ना, देखा है। तो अब ये अध्ययन हमको स्वयं में करना है ना। तो ये फ्लो तो हमको ही देखना है कि हमको किस फ्लो से वस्तुएं वास्तविकताएं समझ में आती हैं, है ना। तो इसको प्रयास करते हैं।
अभी आगे बढ़ने से पहले, है ना, क्योंकि पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं, है ना, तो जैसे हम कह रहे हैं भ्रम किसको कह रहे हैं, है ना, भ्रम किसको कह रहे हैं? मनर भाई, हाँ हाँ, देखना, जैसे कोई उदाहरण जो नहीं है उसको देखने का। हम्म ये भ्रम है। ठीक, ठीक। अंकित भाई, अपने आप को शरीर मान लेना, केवल शरीर मान लेना, है ना, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक बात है। अनिल भाई, हाँ, जो वास्तविकताएं नहीं है, जो नहीं है, तो उसको नाम दिया हुआ है अधिमूल्यन, निर्मूल्यन और अवमूल्यन। भ्रम का सारा स्वरूप इसी में ही है ना। तो हमने तीसरा चैप्टर पढ़ा ही हुआ है, तो एक अस्तित्व की बात आती है। तो हमने अस्तित्व को कैसा माना हुआ है? अस्तित्व के बारे में, है ना, हमारी प्रचलित मान्यता क्या रही है? हाँ, हमें मोक्ष को पाना है ताकि ये शरीर ना मिले, ये तो दुख झेलने का एक साधन है। है ना, अल्टीमेटली दैट इज अ भ्रम। दैट इज अ भ्रम। और मोक्ष मतलब कि अभी जो बोल रहे हैं, और पहले मान्यता क्या रही है? शरीर, है ना, हाँ, ठीक बात है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आया है, अस्तित्व नित्य वर्तमान है ना, ये आया है 3rd चैप्टर में। नित्य वर्तमान का क्या मतलब है? और विकास क्रम विकास है और जागृति क्रम जागृति है, अभी बताया इन्होंने। तो इन दोनों को कैसे रहते हैं? अगर विकास क्रम विकास है और जागृति क्रम जागृति है, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है। और नित्य वर्तमान सदा सदा, तो इन दोनों को कैसे देखते हैं? तो जो चाहते हैं और वैसा हो जाता है, वैसा कर पाते हैं, उनका क्या नाम है? क्या नाम? आवाज जोर से नहीं आई। जीमित। जीमित भाई बताइए, इन दोनों को कैसे देखते हैं? और अस्तित्व नित्य वर्तमान है, ये दोनों में आपको ठीक लगता है कैसे? ठीक है। धवल, अच्छा विजय भाई, 1 मिनट पहले धवल भाई से पूछ लेते। धवल भाई, अस्तित्व नित्य वर्तमान है, ये एक सिद्धांत है ना, और ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, क्योंकि अस्तित्व के बारे में एक बड़ी बात कही गई है ना। क्योंकि प्रचलित मान्यता ऐसा है कि बताया कि भाई मोह माया है ही नहीं, किसी का स्वप्न है, ऐसा भी कहीं पे बात आती है ना, अस्तित्व के बारे में। कभी ऐसा भी है कि ये बना है, बिगड़ भी सकता है, ऐसा भी अस्थिर है, अनिश्चित है, ये भी बताया गया है। ये भी इस तरह की भी विचार फैला हुआ है। पर ऐसा विचार दर्शन में तो नहीं है। यहाँ पे जो जागृत, है ना, समझ के आधार पे जो विचार है वो क्या है कि ये नित्य वर्तमान है। तो नित्य वर्तमान से क्या आशय है, ऐसा थोड़ा बताएं।
हाँ, विकास यानी कि सारी जड़ वस्तुएं है वो सारी एक विकास में है। ये पूरी अर्थ हम देखें तो कहाँ से तो शुरू हुआ था सब कुछ, और अभी जो विकास होके जो कंप्लीट हुआ है जहाँ पे हम रह रहे, सो वो विकास क्रम और अभी तक फिलहाल कितना विकास हुआ है वो जड़ को अगर देखें, जड़ चीज़ों को, तो वो ये है जागृति कम मीन्स कि हम जब स्टार्ट हुआ ये सभी ह्यूमंस वगैरह आए, फिर सभी ह्यूमंस में ये वैल्यूज़ वगैरह पहचानना, और फिर कितनी हद तक हमने मीन्स वो सेंस में जागृति, आई थिंक वही थोड़ा कन्फ्यूजन। कोई बात नहीं। प्रीतम भाई आप बताएंगे कुछ? अस्तित्व नित्य वर्तमान है, मतलब जो है वो अस्तित्व में है ही और वैसे ही निरंतर चल रहा है। बहुत बढ़िया। विजय भाई बताना चाह रहे हैं। अच्छा, अस्तित्व नित्य वर्तमान है मीन्स अस्तित्व है ही, उसका कुछ आदि अंत कुछ नहीं है, वो पहले से है ही। और दो चीजें हैं, एक व्यापक है और एक इकाई है। तो इकाई में विकास क्रम है, विकास है, जागृति क्रम जागृति है। तो विकास क्रम, विकास पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था ऐसे। फिर जीव अवस्था में पदार्थ में से ही कोई अंश है, उसमें गठन पूर्णता होगी, तो उसमें फिर क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता है, तो उसको हम बोलते हैं कि जागृति क्रम जागृति ऐसा बोलते हैं। और पदार्थ में विकास क्रम विकास है, और जो गठन पूर्णता के बाद जागृति क्रम जागृति है। ठीक है, अच्छा ठीक है। पहले योगिता बहन है ना, योगिता बहन, आप अंकित भाई। हाँ, तो पहले योगिता बहन हो जाए। हाँ जी। पूरी जो यात्रा है वो परमाणु में विकास की यात्रा है। तो जड़ परमाणु का इतना विकसित हो जाना कि वो चैतन्य हो जाए, तो ये विकास क्रम, फिर वो चैतन्य हो गया, वो विकास पर जड़ परमाणु चैतन्य हो गया। फिर वो चैतन्य परमाणु का इतना विकसित हो जाना कि वो जड़ के संकेतों को ग्रहण कर सके, तो वो जागृति क्रम, और अल्टीमेटली वो जागृति को पा जाए। तो ये जो है वो हमेशा नित्य रहता है, इसीलिए उसको अस्तित्व नित्य वर्तमान है ऐसा शायद बोलते होंगे। ठीक बात है। अच्छा, पहले मेरा भी ये सेम ही था भैया कि जो विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति बोल रहे हैं वो परमाणु के लेवल पे है, और फिर अस्तित्व नित्य वर्तमान हम ये बोल रहे हैं कि जो इस मूल ऊर्जा में होने मात्र से सारी इकाइयां जो है वो कुछ ना कुछ कर रही है या फिर प्रकाशमान है, तो ये नित्य वर्तमान है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अंकित भाई कुछ बता रहे हैं? विकास क्रम विकास जो है वो कोई प्लेनेट के रेफरेंस में है, और जो सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है तो वो एक पूरे के लिए है कि वो विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति वो आदिकाल से पहले भी थी, अब भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। वो एक पूरे कैनवस पे है। बढ़िया। जयेश भाई आप कुछ बताएंगे? देखिए, वैसे यहाँ जगह काफ़ी आ गए और कुछ थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत पीछे बैठ गए हैं, तो मैं तो वहाँ आके भी पूछ सकता हूँ, है ना? है ना? कौन कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, जैसे दिगंत भाई तो हैं, तो नित्य वर्तमान बताएंगे दिगंत भाई? उससे अलग नहीं है? अच्छा ठीक है, आप बताएंगे। चेतन, अच्छा जोड़िए, इसमें बोलिए ना, माइक में सब सुने। हाँ, विकास के लिए हम ये बोल रहे हैं पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था। तो विकास परमाणु में विकास के साथ जो जो भी रचनाएं बनती गई उसमें अगर संगठन विघटन होता भी है तो भी एक परंपरा के रूप में तो वो बना ही रहता है। तो वो नित्य वर्तमान उसको ऐसे ले। और तो विकास क्रम में पदार्थ अवस्था प्राणावस्था तक, और विकास में हम गठन पूर्ण परमाणु तक, और जागृति क्रम जागृति में भी जब ये एक परंपरा के रूप में आ जाएगा तो वो नित्य वर्तमान। बढ़िया, आ जाएगा तब की बात कह रहे हैं। हाँ ठीक बात है। हाँ कोई बात नहीं। देखिए, ये क्योंकि सृष्टि दर्शन में इसी को बताया गया है ना, तो वो क्लियर हो जाएगा, फिर आगे की बात करेंगे।
और बहुत कुछ आप तक पहुंचा भी है ना। और कोई? हाँ, युवराज भाई, दोनों तरफ है ना माइक, तो एक एक। अच्छा, पीछे पहुंचे। हाँ, ये विकास क्रम विकास में वो श्रम गति परिणाम और मूल चेष्टा है। मान लीजिए ये अभी व्यापक की वजह से सभी इकाइयाँ और परमाणु में मूल चेष्टा की वो है, और वो प्राण अवस्था और पदार्थ अवस्था उसका प्रकटन ही श्रम और मूल चेष्टा की वजह से, और ये नित्य वर्तमान ये प्रक्रिया क्रिया चालू ही है ऐसा। ठीक है, ये चालू ही है ना। आपका नाम क्या भैया? जयदीप भाई, बढ़िया। युवराज भाई कुछ बता रहे हैं। भैया एक इसमें मतलब बताया कि जो चीज़ थी नहीं वो कभी होती नहीं, और या फिर जो चीज़ है अभी वो सब पहले से थी। मतलब तो अगर हम देखें नित्य वर्तमान और विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति, तो हम देखते हैं कि अभी जो हमारी धरती है वो पूरी तरीके से विकसित है, लेकिन कोई और प्लैनेट्स अगर देखें तो वो अभी विकास क्रम में हैं। तो क्योंकि वो फॉर एग्जाम्पल अगर विकास क्रम में है उसका मतलब ये नहीं कि वो कभी विकसित नहीं होंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी विकसित हो चुकी है। तो हमेशा नित्य वर्तमान उस सेंस में कि जैसे कि अभी हम अगर हमारी धरती पे देखें तो ये जागृति लोक नहीं बना है पूरा, मतलब जागृत परंपरा नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे जागृत परंपरा नहीं होगी, तो कहीं पे जागृत परंपरा होगी, उस अर्थ में नित्य वर्तमान है। बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ। और आप भगवत यानी समीक्षा बहन, हाँ बताइए, इधर का माइक दे दें थोड़ा। भैया मैं जो नित्य वर्तमान है उसे ऐसे भी देखती हूँ कि जो विकास क्रम हुआ, जागृति क्रम जो होने वाला है, तो वो पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, और होने के बाद भी वो कंटिन्यूअस रहेगा। मीन्स कि हर रोज़ वो चैनल चलता है, हर रोज़ एक ना वो क्रिया होती ही रहेगी, हर रोज़ होगी। ठीक बात है, बढ़िया है। आप भी ऐड करें? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिसको जितना समझ में आया उसको बिल्कुल ऐड करें, क्योंकि अस्तित्व नित्य वर्तमान है, ये मूल सिद्धांत है ना। उसके आगे का जो कुछ होना है इसी में होना है। तो हाँ जी बताएं। तो मैं इसको ऐसे समझ पाती हूँ, नित्य वर्तमान, इसमें ना कोई भी पास्ट या फ्यूचर नहीं है, भूत या भविष्य नहीं है। और इसके साथ फिर हम ये जोड़ते हैं कि पूरा जो विकास क्रम विकास है, जागृति क्रम जागृति है, तो एवरी मोमेंट पे इवोल्यूशन हो रहा है। दैट्स व्हाई इट्स प्रेजेंट, इट्स वर्तमान। ठीक बात है, बढ़िया। और कोई जोड़ना चाहेंगे? मनहर भाई जोड़ना चाहेंगे जी। अस्तित्व सह अस्तित्व है, तो अस्तित्व में दो है, एक व्यापक और दूसरा इकाई। तो ऐसा कोई काल सिद्ध नहीं है जहाँ ये व्यापक न हो, ऐसा कोई काल सिद्ध नहीं है, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये न हो, इकाई न हो। तो मतलब दोनों है ही, अस्तित्व सह अस्तित्व है, मतलब व्यापक और इकाई वो नित्य वर्तमान है। बढ़िया, आप सबने खूब अच्छा बताया है ना। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ केवल, है ना। वैसे लगभग अगर सबकी बात को जोड़ ली जाए तो बात पूरी आ गई है। अगर किसी को और, हाँ, मेघाश्री बहन भी ऐड करेंगे कुछ, तो इधर वाला माइक, अच्छा उधर वाला पीछे चला गया ना। मतलब मैं इसको ऐसे देख रही हूँ विकास के अर्थ में, विकास क्रम विकास की श्रम गति परिणाम के फॉर्म में ये जब तीनों सिद्धांत लागू होते हैं तो वो क्रम के अर्थ में है, लेकिन उसका जब परिणाम आ जाता है तो वो विकास के फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह से जैसे हम जागृति क्रम जागृति की बात कर रहे हैं, तो अनुभव विचार व्यवहार कार्य व्यवहार, तो ये कंटिन्यूएशन फॉर्म में है, बट जब इसका कार्य व्यवहार में रिजल्ट फल मिल जाता है तो फिर वो अगले स्टेप पर पहुंच रहा है, तो वो जागृति क्रम जागृति के अर्थ में। बढ़िया, तो मुझे लगता है अब हम ऐसा, अच्छा आपका नाम दीदी? ख्याति बहन, हाँ बिल्कुल। मनहर सर ने जैसे बताया इकाई और व्यापक, तो मेरा भी यह मानना है कि जो अस्तित्व है वो चारों अवस्थाओं से ही बना है और इकाइयों से ही बना है। तो अगर इकाइयाँ ही नहीं रहेगी तो अस्तित्व और व्यापक का भी कुछ
अस्तित्व नहीं है। तो इन सब के होने से ही सब है। और हम जड़ पदार्थ की बात करें तो सब अपनी व्यवस्था में ही है, जैसे सूर्य है, चंद्र है, तो उसका उनका आचरण भी निश्चित ही है। तो उनका होना ही अस्तित्व का एक रूप है। बढ़िया है। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा जोड़ता हूँ, है ना। आप सबने काफ़ी, है ना, सारी वास्तविकताओं को एक साथ बताया है। तो जैसे मनहर भाई और आप ख्याति बहन बता रहे हैं, व्यापक प्लस इकाई, है ना, ये सदा सदा है, ऐसा कह रहे ना। ऐसा कोई काल नहीं है, है ना, व्यापक ना हो इकाई ना हो। तो इसको हम इसी को कह रहे हैं व्यापक प्लस इकाई है ये सहअस्तित्व। व्यापक प्लस इकाई का होना सहअस्तित्व सदा सदा है। ठीक है। अब हम कह रहे हैं नित्य वर्तमान, है ना, नित्य वर्तमान। एक तो इसमें पहली बात कह रहे हैं, जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, अस्तित्व की, ब्रह्मांड की कोई शुरुआत है कि नहीं है। अस्तित्व की कोई शुरुआत, ओरिजिन कहीं से, है ना। क्या लगता है अभी थोड़े से, या अस्तित्व का एक दिन अंत हो जाएगा। कल्पना में आता है कि एक दिन कुछ नहीं होगा, सब खत्म। निश्चित है कि वो कभी ना कभी तो थोड़ा दोबारा हो रिपीट सकता है। हाँ। अगर उसकी उत्पत्ति हुई है एक पॉइंट पे, तो हो सकता है कि शायद इसका समापन भी हो सकता है। हो सकता है। तो अब आप क्या मानते हैं या समझते हैं कि उत्पत्ति हुई है ही। तो पहला, है ना, सिद्धांत जो नित्य वर्तमान वाला है, पहला नियम है कि ना तो इसकी उत्पत्ति है, ऐसा कोई समय या काल नहीं है जब इसकी उत्पत्ति कही जाए, और इसका ना ही अंत है। ना ओरिजिन है ना ही एंड है। तो ये सदा सदा है। फिर विकास क्रम विकास, है ना, नित्य वर्तमानता का और विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति का क्या अर्थ है अगर इन दोनों को एक साथ देखते हैं। तो विकास क्रम विकास से जागृति क्रम जागृति पूर्णता की जितनी भी स्थितियां हैं वो हर समय अस्तित्व में विद्यमान है। ये नित्य वर्तमानता का क्या मतलब हुआ, इसको एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। जैसे एक उदाहरण हम ले लें, एक पेड़ का उदाहरण लेते हैं, है ना, एक पेड़ का उदाहरण ले लें। तो हम कहें कि भाई पेड़ का एक बीज, और बीज से सैपलिंग, सैपलिंग से छोटा पौधा, पौधे से बड़ा, उसकी जितनी भी विकास की स्थितियां हैं फल तक की। अब आप देखेंगे कि हो सकता है हमारे घर में केवल बीज ही हो, आपके घर में छोटा सा सैपलिंग हो, लेकिन अगर पूरी धरती पे देखेंगे तो हर समय सारी स्थितियां उपस्थित हैं। तो विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति की जितनी भी स्थितियां हैं वो हर स्थिति, जो पनर भाई ने एक तरह, ये युवराज भाई ने बताया, इसका मतलब जो अभी एलियन की बात कर रहे थे, तो एलियन ही नहीं, ऐसी भी धरती है ही जो जागृति पूर्ण धरती की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो है। और अल्प विकसित धरती भी है, अर्धविकसित धरती भी है, पूर्ण विकसित धरती भी है, ये सबकी बात कर रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां विकास क्रम विकास से जागृति क्रम जागृति तक की जो भी स्थितियां हो सकती हैं वो हमेशा हैं। ऐसा कोई समय नहीं है, कोई काल नहीं है, कोई स्थिति नहीं है जब इनमें से कोई भी एक ना हो। ये नित्य वर्तमानता का मतलब है। ठीक हो गया? इसमें कोई प्रश्न? अभी जो भी होना है इसका मतलब इसका एंड नहीं होना है ना। तो जागृति कम जागृति, ये घटना, यही नियति है। नियति मतलब असंभावी है। अब इसमें बहुत कुछ अपने आप हो रहा है ना।
जागृति, जिसको हम कह रहे हैं जागृति क्रम जागृति, है ना, उसमें एक जीवनी क्रम भी आ जाता है। विकास क्रम विकास के बाद में जीवनी क्रम जो जीवों में है ना, छुपा हुआ है इसके अंदर। यहाँ तक अपने आप है, मानव में जो कुछ होना है, क्योंकि कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता है, तो जागृति क्रम जागृति मानव में क्या है, ये स्वेच्छा से होना है, निर्णय पूर्वक होना है। कब होना है अब कोई उसका सवाल नहीं बनता है, क्योंकि ये तो नित्य वर्तमान है। जब आप हम चाहेंगे तब होगा, नहीं चाहेंगे नहीं होगा, है ना। विकास या ह्रास किसी इकाई में है ना, किसी धरती पर ये प्रमाणित होता है। ये सारी वास्तविकताओं को, सारे नियमों को एक साथ देखेंगे तो इस तरह का स्वरूप निकल के आता है। अब इससे निकल के आता है कि मानव का मानव सहज प्रयोजन, मानव सहज का मतलब इस जागृति क्रम जागृति के अर्थ में जो मानव का प्रयोजन है इस धरती पर क्या है। मानव हम इकट्ठा होते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ क्रियाकलाप करते हैं, व्यवहार करते हैं, किस लिए करते हैं? क्या प्रयोजन है? जैसे अगर अभी मानव को छोड़ देते हैं तो जीव जंतुओं का, यानी जीव अवस्था का, पशु पक्षियों का क्या प्रयोजन है? उनका क्या प्रयोजन है? ठीक बात है, ठीक है। पहचान है ना। थोड़ा माइक से बोलेंगे। अस्तित्व में हर एक इकाई अपनी उपयोगिता पूरकता के हिसाब से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करती है। तो मानव भी अपनी उपयोगिता पूरकता को प्राप्त करके ही संतुष्टि हो सकता है। तो इसलिए हम भी अपनी व्यवस्था में क्या भागीदारी हो सकती है वो पहचाने और उस तरह से वो निर्वाह करे, यही मानव का प्रयोजन होगा। बढ़िया। और कोई बताना चाहेंगे जीव अवस्था में? कंचन बहन। वो आपका पीछे एक माइक चला गया है ना, तो पीछे माइक जिनके पास है वो पहला, अच्छा नहीं उधर है। हाँ जी। हर मानव अपनी उपयोगिता जान के ही सुखी होता है, वो एक है। और प्रयोजन एक और सेंस में मुझे लगता है कि सर्वेक्षण, निरीक्षण, परीक्षण, कि जैसे मैं अपने आप में कोई चीज़ देख पाई तो वो सेटल होता है, फिर मैं अपने परिवार में देखती हूँ, फिर जैसे हम लोग आगे वाले लेवल्स पे बढ़ते हैं, तो मानव प्रयोजन एक वो भी लगता है मुझे, उससे फिर लक्ष्य डिसाइड होता है। ठीक बात है। क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता है ना। तो जीव अवस्था का अगर प्रयोजन देखेंगे, है ना, तो तीनों अवस्थाओं में परस्परता में संतुलन के रूप में है और जिंदा रहने के अर्थ में ही है। जीने की आशा धर्म है, उस धर्म को सफल करना ही प्रयोजन है। मूलतः जो प्रयोजन है, क्योंकि धर्म की परिभाषा क्या है? जिसका विलगीकरण संभव ही नहीं है, मतलब, है ना। इसी को नियति बोलते हैं। नियति ऐसा नहीं कि पहले से कुछ घटनाओं को प्रिडिक्ट करना नियति नहीं है कि आपकी, है ना, जिंदगी में ऐसा होगा। भविष्यवाणी, हम नियति अभी तक क्या मानते रहे, ये तो उसके भाग में लिखा हुआ है। वैसा ये थोड़ा सा क्लियर करने की बात है। यहाँ पे भी नियति शब्द का प्रयोग है, और नियति का मतलब है जो अवश्यंभावी है। अवश्यंभावी क्या है? धर्म से छुटकारा नहीं है ना। तो मूलतः धर्म को सफल करना ही प्रयोजन है। तो सारा प्रयोजन जीव अवस्था का आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अर्थ में ही है। उसी के अर्थ में परस्परता में संतुलन करके सारी जीव अवस्था का कार्यक्रम जिंदा रहने के लिए, इन चारों विषयों के लिए है। तो मानव सहज प्रयोजन क्या है? सुखी होना। हाँ जी, सुख को प्रमाणित करना। जो तीन पूर्णता की बात की, गठन पूर्णता में हमारा कोई योगदान नहीं है ना। कई बार शिविर में लोग बोलते हैं यार क्यों गठन पूर्णता हो गई, है ना, इतना झंझट
हमको झेलना पड़ रहा है। ना होता बांस, ना होती, ना क्या बोले, ना बजेगी बांसुरी। पर अब ना होता बांस हमारे नियंत्रण में है क्या? ना होता अस्तित्व और ना हम यहाँ बैठे होते, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कहना बनता नहीं है, अस्तित्व सहज नहीं है, ऐसा विचार होता है ना। मैं कई बार बचपन में अपनी घटनाओं को याद करता था, तो आप सब भी अब थोड़ा, जब हम छोटे बच्चे थे क्या करते थे, आप करते होंगे है ना। जब हम छोटे बच्चे थे, यानी कि जब स्कूल में जाते थे, और आपके भी अभी विद्यार्थी के रूप में आपके सामने बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और कोई अगले दिन कठिन एग्जाम होने वाला है, तो क्या सोचते थे? है बारिश हो जाए और क्या हो जाए, स्कूल बंद हो जाए, कोई मर जाए, छुट्टी घोषित हो जाए। तो ये अब वैसा होता नहीं था, अगले दिन जाके एग्जाम तो आता ही था। तो ऐसा विचार अस्तित्व विरोधी विचार है कि काश अस्तित्व नहीं होता, काश परिवार नहीं होता, काश पति नहीं होता, काश पत्नी नहीं होती, काश बच्चे नहीं होते। ये सब कैसे विचार है? अस्तित्व विरोधी है। ये मानव सहज प्रयोजन क्या? हाँ हाँ, वो भयभीत है संबंधों से। देखो, मैं किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। प्रसाद भाई कहाँ गए? हाँ भैया, आपकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप बात ही नहीं कर सकते पत्नी से, तो अब कैसे होगा बात। तो ऐसा अस्तित्व विरोधी, मानव विरोधी विचार हम बचपन से सोचते आए हैं, है ना। क्यों हम अभी तक जो जीना सोचते रहे समझ की, है ना, अनुपस्थिति में जीवों से ही सोचते हैं। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि मानव का जीना बड़ा, है ना, ये इनडिसिप्लिन्ड नहीं, कंट्रोल्ड है, बहुत नियंत्रण है। किसका? समाज का, स्टेट का। हमको तो प्राकृतिक तरीके से जीना चाहिए, ऐसा वेस्टर्न में एक विचार चलता है, पता है? नेचुरलिस्ट, उनको क्या बोलते हैं? सुना है आपने? किसी ने नेचुरलिस्ट के बारे में सुना? नहीं सुना है? कैसे शिक्षक है भैया? अरे अच्छे ही शिक्षक है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। देखो, मैं कई बार विनोद करता हूँ, आप मेरी बात का बुरा मानना ना, बहुत अच्छे से मानना, पूछ लेना मुझसे, है ना। नेचुरलिस्ट एक विचार है, आपको पता है? नहीं पता है? नेचुरलिस्ट का मतलब है नेचर के हिसाब से जीना। हाँ, वो भी बोलते हैं, उनको लगता है कपड़े पहनना तो मानवकृत है, ये नेचुरलिस्ट नहीं है ना। क्या लगता है? अब ऐसा मानते हैं वो, इसीलिए वो विवाह भी अब क्यों मानते हैं ऐसा? क्योंकि वो जानवरों को देखते हैं। जानवर कौन से कपड़े पहनते हैं? क्या उनका लॉजिक कहाँ से आता है कि जानवर कपड़े नहीं पहनते हैं तो मानव को क्यों पहनना चाहिए? तो ये नेचुरलिस्ट विचार इसको ऐसा बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं? अरे मानव में ही शादी होते यार, एक पति और एक पत्नी के साथ बन गए, और यहाँ तो कई रहे हैं, है ना। जानवरों में तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा करके देखने से वो सुखी हो गए क्या? नेचुरलिस्ट। पता चलता है ऐसे व्यवहार से सुखी नहीं है, क्योंकि वो जानवरों के लिए है। वहाँ पे वो, जैसे अभी भैया कह रहे थे ना, विश्वास, अनिल भाई कह रहे थे, वहाँ पे विश्वास, सम्मान, स्नेह की अपेक्षा नहीं है भाई कि ऐसा कमिटमेंट परस्परता में उनका नहीं है कि अब तुमसे शादी होगी तो जिंदगी भर 7 जन्मों तक तुमसे ही लिपटूंगी, जब तुम कहीं भी भाग लेना, है ना, या लिपटूंगा, है ना। दोनों तरह से हो सकता है। तो ये जो कमिटमेंट है, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ये मानवीयता में है, मानव में है, जानवरों में नहीं है। तो ये मानव सहज प्रयोजन कमिटमेंट है, स्नेह है। नेचुरलिस्ट जिसको मान रहे हैं वो जीवों के सदृश जीने को नेचुरलिस्ट कह रहे हैं, और मध्यस्थ दर्शन में जीवों के सदृश जीने को क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं राकेश भाई? जीव चेतना। और जीव चेतना में से आदि से अंत तक सुख नहीं है, जबकि मानव का धर्म सुख है। अब जिसको नेचुरलिस्ट होकर जी के देखना, देख लो भाई, है ना, व्यवस्था है, ऐसा प्रयोग कर ही रहे हैं। तो मानव सहज प्रयोजन में मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है, मानवीयतापूर्ण विचार क्या है, धर्मपूर्ण विचार क्या है, सारा का सारा जो प्रयोजन निकल के आता है उसका इसमें बहुत डिटेलिंग है ना। ऐसे सब इसमें चैप्टर में सारा वर्णन है। तो कहीं ना कहीं जब हम, है ना, अभी शासन से पीड़ित हैं लोग, है ना जयेश भाई, शासन कोई चाहता है क्या? क्या लगता है? यहाँ सब चाहते हैं ऐसा लग रहा है
शासन, आदमी शासन चाहता है क्या? अरे भूलो ही नहीं चाहते हो तो मना कर दो, चाहते हो तो हाँ कर दो। अभी कंफ्यूज हैं, कुछ चाहते हैं कुछ नहीं चाहते हैं, कभी चाहते हैं कभी नहीं चाहते। चाहते क्या है? कोई हमारे ऊपर शासन करे। आवाज तो नहीं आ रही है, या तो खाने का असर है। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा वोटिंग कर लेते हैं। कितने लोग शासन चाहते हैं? कितने लोग शासन नहीं चाहते? हाँ, ये मुझे लगता है आवाज के बजाय हाथ उठवाना जयेश भाई आप हाथ नहीं उठा रहे, आप शासन चाहते हैं? अच्छा नहीं चाहते। लगभग सभी ने कहा भी शासन नहीं चाहते। अब नियम और शासन को हमने क्या माना हुआ है? नहीं, पर्यायवाची माना हुआ है ना। नियम में चलना मतलब जबकि पूरे अस्तित्व में नियम है। अस्तित्व सहज नियम आएगा ही इसमें, अस्तित्व सहज मानव सहज प्रयोजन में। तो नियमों को मानना शासन होगा कि अनुशासन होगा? नियमों के अनुसार चलना शासन होगी कि व्यवस्था होगी? तो अस्तित्व सहज नियमों से चलना ही व्यवस्था है, उसी में सुख है। केवल हमको अस्तित्व सहज नियमों को पहचानना है। अब लेकिन मानव भ्रमित हो सकता है, अधिमूल्यन। तो जब तक हम अस्तित्व सहज नियमों को पहचान कर उसके अनुसार नहीं जीते हैं, है ना, तब तक हम अपने कुछ जीवों को देखकर, किसी और चीज़ों को देखकर, है ना, नियम बना लेते हैं। और उसमें चलने से क्या निकलेगा, उसको जांचने का एक ही तरीका है। जो हम में अपेक्षा है विश्वास की, सम्मान की, अब ये तो किसी को कोई सिखाना नहीं पड़ता है ना। हर बच्चा, क्या बताया गया बच्चे के बारे में मध्यस्थ दर्शन में? बच्चा जन्म से ही, अब न्याय का याचक हम उसको सिखाते हैं क्या? वो ये लेकर पैदा ही होता है, जन्म से ही न्याय का याचक जिज्ञासु। अब सवाल पूछना हम सिखाते हैं, हम तो बल्कि डांट डांट के सवाल पूछना बंद कराते हैं। हमारा काम जिज्ञासा को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि वो तो हमको परेशान होती है ना। तो ये अस्तित्व सहज है। अगर अस्तित्व सहज न्याय का याचक है तो कहीं ना कहीं न्याय की प्रदायी क्षमता भी है, जिज्ञासा है तो ज्ञान भी है, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है तो सही कार्य व्यवहार भी है ना। और क्या है? सत्य वक्ता है तो सत्य भी है। यही मानव सहज प्रयोजन है जो बच्चा जन्म से लेकर जन्मता है। अब हम जन्मते न्याय का याचक हैं और मरते समय तक न्याय का याचक बने रहते हैं, नहीं बने रहते? आप कहीं भी देखो, स्कूल में, इंडस्ट्री में, हमको न्याय चाहिए, सड़कों पे बिल्ला वो प्ले कार्ड लेके निकलते हैं, हमको न्याय चाहिए, न्याय दो, है ना। और बुढ़ापा हो जाता है तो बच्चों से न्याय की अपेक्षा करते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं, है ना, बुजुर्ग लोग। तो शिकायत का बने रहना बचपन से लेकर। तो मानव सहज प्रयोजन क्या है? बच्चा न्याय का याचक बनकर तो जन्म है, लेकिन न्याय प्रदायी क्षमता के साथ जी पाए, यही इसी तरह का कोई व्यवस्था का निर्माण होना, जागृत परंपरा हो पाना। नहीं तो अभी क्या हो रहा है, अभी आपको शिविर में सुना ही होगा भैया से डायलॉग, हम क्या मानते हैं, आदमी खाली हाथ, फिर आगे, फिर क्या करने आता, झक मारने आता है, ऐसा बोलते हैं। फिर जब खाली हाथ जाना ही था और खाली हाथ आया तो फिर क्या किया, है ना। तो ना खाली हाथ आता है ना खाली हाथ जाता है, कुछ याचना, है ना, जिज्ञासा लेकर आता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि ऐसी अभी प्रयोजन के साथ मानव सहज प्रयोजन की व्यवस्था, शिक्षा, विधि, संस्कृति, सभ्यता वैसा। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ भी नहीं किया। देखिए कई बार हम क्या करते हैं कि ऐसा कह रहे हैं तो कई बार आरोप लग जाता है, इसका मतलब अभी तक जो हुआ है वो सब बेकार है, अभी तक जो हुआ उसका सम्मान है ना। अभी जिगर भाई सुबह बता रहे थे अपना प्रस्तुति में कि अभी तक जो हुआ है परंपरा का, आपने भी जो बोला परंपरा का सम्मान, और किसने बोला था? परंपरा का सम्मान करते हुए जो परंपरा में हुआ है ना। ये जितना हुआ है जिंदा रहने के, मनाकार जिंदा रहने के अर्थ में, मनाकार को साकार करने के अर्थ में, है ना, शरीर
पोषण संरक्षण के अर्थ में हमारी एवरेज लाइफ, हमने बहुत सारी बीमारियों पे काबू पाना, है ना, उत्पादन को बढ़ाना, मशीनों, ये बहुत अच्छा काम है। परंतु मने स्वस्थता, तो मानव की परिभाषा क्या है? मनाकार को साकार करने वाला और प्रमाणित करने वाला, यही मानव सहज प्रयोजन है। अपनी परिभाषा के अनुसार जी पाए, इसको प्रमाणित कर पाए, और क्या प्रयोजन होगा? अपने धर्म का जो अपनी परिभाषा है, जैसे हम नाम को सार्थक करना ही चाहते हैं, जिमित भाई नाम को सार्थक करना चाहते हैं। कहाँ गए जिमित भाई? अरे हैं क्या विवेक भाई? कुछ और इच्छा हो गई होगी, चित्रण कुछ और हो गया होगा। आज सुबह आया कि हमारा चित्रण कैसे बदले, तो इस सब पे हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही हम अपने को जांच पाएंगे तो देख पाएंगे। तो यही मानव सहज प्रयोजन है। इसको अब डिटेल में पढ़ेंगे तो कितने आयामों में होगा। ऐसे बहुत सारे जो हमारी पुरानी मान्यताएं होंगी उसको देखें, इसमें जांचें कि हम क्या माने हुए बैठे हैं और ये पुस्तक में क्या दिया हुआ है। तो एक एक लाइन का अर्थ है, एक एक लाइन कोई ना कोई हमारी मान्यता को, कोई विचार को एड्रेस करता है ना। तो संक्षेप में तो इतना ही कहेंगे। जैसे हम आज कुछ आप बताइए। एक्चुअली उसको हम शोषण नहीं कहेंगे, क्योंकि शोषण और पोषण मानव के अर्थ में ही है। जीवों को देखेंगे तो उनका जिंदा रहना कार्यक्रम है ना। आप उनको खिलाइए पिलाइए, खूब मेहनत करवाइए तो करते हैं आराम से। आपका बैल गाय कोई छोड़ के नहीं जाता है, खूब खेती करते रहे। मानव की ये पूरकता एक्चुअली उनके साथ में, और खुशी खुशी करते हैं। ऐसा नहीं आपको, आप बैल में लगे और बैल ने आपको मार दिया, ऐसा नहीं करता बैल। आप दूध निकालने बैठे गाय का और गाय ने आपको 2 लात लगा दी। हाँ, अनजान गाय होगी तो अनजान आदमी गाड़ेगा तो लगा भी सकती है, वो मानने वाली क्रिया है ना। आप हंस रहे भैया, आप अकेले कोई जोक समझ में आया ऐसा लग रहा है। नहीं, ठीक बात। तो वहाँ पे वो तभी फाइट और फ्लाइट नहीं ठीक, नहीं जोक तो सबको समझ में आया, मैं तो ऐसे ही मजाक कर। क्या नाम भैया आपका? जिग्नेश भाई। तो आप बताइए आपको कैसे समझ में आया? हाँ हाँ नहीं, ठीक बात है। तो जिग्नेश भाई देखिए, वो शोषण को वो नहीं पहचानता है। आप उसको कम खिला के ज़्यादा काम करा लेंगे, वो आपसे ज़्यादा तनख्वाह मांगने नहीं आएगा, है ना। या हड़ताल पे चला गया है, ऐसा करता है कि शोषण पोषण का अर्थ तो उसी से पता चलता है। आपका शोषण होता है, आप दुखी में बाहर निकले और बॉस को गाली सुना दी, है ना। अब आपको पता चल रहा है कि शोषण हो रहा है। उनको ऐसा नहीं रहता, वो बड़े आराम से खाता पीता है, बल्कि अच्छा लगता है। जंगल में छोड़ देते तो उसको, है ना, दिन भर चलता तब पेट भरता, उसके सामने तो खूब सारा ढेर सारा आप चारा वारा डाल देते हैं। तो ये पूरकता का मामला है, मानव के साथ जो संबंध है ना। हाँ, उसके जिंदा रहने पे बनाइए, आप खाना नहीं खिलाएंगे, है ना। कुत्ता है, जब तक आप खाना खिलाते हैं तो आपके सामने पूंछ भी हिलाता है ना। आप 2 डंडे मारेंगे तो आपको देख के दूर से नमस्कार करेगा, नमस्कार तो नहीं करेगा पर दूर से देख के निकल जाएगा। तो उनका सारा जो भी कार्य है, जो भी आचरण है, वो जिंदा रहने के अर्थ में है ना। सुख दुख उसमें प्रमाणित नहीं होता है। कैसे कह सकते हैं? तो देखो, गाय से पूछ के देखते हैं। नहीं, एक हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ऐसे एक बॉटनिस्ट थे। मैं कुछ समय सरदार शहर में रहा था, है ना। तो ब्रेकफास्ट की टेबल पे एक प्रोफेसर होते थे, है ना, जिन्होंने चिड़ियाओं का बहुत अध्ययन किया था। तो एक दिन वो बता रहे थे कि पता है सुरेंद्र भाई, चिड़ियाओं की भी शादी होती है चिड़ियों में, आपको पता है? हाँ, देखिए, और शादी होती है, वो चिड़िया को विदा करती हैं और रोती गाती हैं, बाबुल की दुआएं लेती जा। वो कह रहे हैं कि ऐसा शोध हुआ है, ऐसा होता है। अब होता है क्या? ऐसा होता होगा क्या? कई बार हम अपनी कल्पना को
आरोपित करते हैं दूसरों पर। तो मैं अभी इसको ऐसा नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं होता होगा, भाई किसी ने अगर देख लिया है तो मैं उसमें कैसे मना कर सकता हूँ, पर मुझे इसकी संभावना ज़्यादा लगती है। इसको संवेदनशीलता की जो बात हो रही थी ना, कि हम अपने में जो देखते हैं वो दूसरों में भी देखते हैं, और कई बार उसको आरोपित हम जीवों पे भी कर डालते हैं। तो पहले दूसरे मानव में तो देखने का आधार संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता के साथ साथ संवेदनशीलता का अर्थ क्या है? एक है मतलब संवेदना, संवेदनशीलता, इसको देख लेंगे। संवेदनहीनता की जो बात हुई थी और संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता एक अर्थ में है, पर संवेदना की एक और परिभाषा है। क्या परिभाषा है? पूर्णता के अर्थ में वेदना, है ना। जिन चीजों से मुझे पीड़ा होती है उन्हीं चीजों को मैं दूसरे में भी देख पाता हूँ। तो ये मानव के साथ हम में ये नेचुरल क्षमता है ना। पर इसका एक्सटेंड हम क्या करते हैं फिर? मानव पे तो करते हैं, फिर उसको जीवों पे भी करते हैं। हाँ हाँ, तो मानव के साथ रहते रहते कुछ उसको लगता है। हाँ हाँ हाँ, आंशिक रूप से वो मानव के साथ रहते रहते, जैसे गायों में है ना, तो वो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मानव के साथ रहता है और देखता है, तो जीवों में भी जीवन तो होता है, ये तो हम देख पाए हैं, है ना। तो कुछ तो संकेत ग्रहण कर ही लेता है, हम ट्रेनिंग देते ही हैं, है ना। तो अगर इस तरह की घटनाएं घटती है ना, तो उसमें भी कुछ तो संवेदना रहती है, अपने बच्चों के प्रति रहती है। तो अगर कोई मालिक है और है ना हमेशा उसके साथ रहा है और वो नहीं है, तो उसका कुछ तो प्रभाव होगा ही। परंतु उससे ये है ना, संवेदनशीलता या संवेदना को देख सकते हैं, परंतु वो सुख दुख को भी देख पाए, उसका धर्म नहीं है। उसका सुख दुख उसके कहीं पे स्वभाव में, धर्म में कहीं नहीं आता है। नहीं तो फिर हमको पहले सुख को पहचानना होगा, हम सुख किसको कह रहे हैं, है ना। तो जिंदा रहना एक बात है, और जिंदा रहने के लिए प्रयोजन, और सुख क्या चीज़ है, सुख शांति संतोष आनंद समृद्धि, वो प्रयोजन, वो मानव सहज प्रयोजन है। ठीक है। और कोई इस पे? तो मानव सहज प्रयोजन का जो आपने कहा कि भाई है ना क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने आपके समय में से ज़्यादा समय लिया है ना। तो अब आपका कौन सा समय हो गया है? अब आप क्या करेंगे? पठन करने का मन है? अच्छा तो फिर पढ़ने का समय कितना बचेगा भैया? हाँ, सबसे पूछ लेते हैं, कितने बजे चाय का है? ये तो जिग्नेश भाई और राकेश भाई बताएं। चाय का ब्रेक रखा है, अच्छा फिर ठीक है, यहीं पे ही है। और 3:30 है, फिर तो ठीक है, समय हो ही गया है ना। ये तो बढ़िया बात है। फिर तो ये बात, फिर तो समय, तो आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ और बात बताऊं? हाँ, अगर इसमें जैसी सभा चाहे। तो मुझे जो आपने प्रस्ताव दिया था कि भाई एक चैप्टर पढ़ने से पहले, तो अब इसका पठन करें, है ना, कि नेचुरलिस्ट सही है या, है ना, या समझ के अर्थ में मानव सहज प्रयोजन कुछ और निकल के आता है। ये मध्यस्थ दर्शन में क्या डिटेलिंग वर्णन है उसका। तो हर ग्रुप अपना प्रश्न उसमें फिर देख ले क्या प्रश्न आते हैं, और फिर हम पहले प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और फिर जो कुछ भी प्रस्तुति करनी होगी उसको करेंगे। अभी तक के उसमें कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो आप बताइए ना, तो बताइए आप, है ना। हाँ हाँ हाँ, वो तय कर लें कौन सा ग्रुप कहाँ, या तो अभी तय कर